स्टूडेंट्स। आई होप सब तक जो मैंने आपको पढ़ाया होगा वो समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो लास्ट टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो बहुत ही सिंपल टॉपिक था। ठीक है, अब बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बाद जो हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस सैंपल। आखिर काइनेटिक एनर्जी गैस सैंपल की क्या होती है। ठीक है, तो इस पे भी थोड़ा हम रोशनी डालेंगे। क्या होती है भैया, लेट मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस कितना होता है, हाफ एम यू आर एम एस स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल का। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ गैस, वन मोल ऑफ गैस, एक मॉलिक्यूल का इतना, तो 1/2 mu स्क्वायर आर एम एस इंटू एन है। क्या मैं इसको इसके बराबर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं बात करूं लेट फॉर वन मोल आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा, पीवी इक्वल टू आरटी। क्या होगा, पीवी इक्वल टू आरटी हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा बात चीजें ध्यान से समझना। पीवी इक्वल टू आरटी हो जाएगा और एन को मैं क्या मान ले रहा हूँ, Na के बराबर। एन को Na की जगह मैंने क्या माना, एन माना। ठीक है, फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, फ्रॉम केजीई, Na n किसके बराबर होता है, Na के बराबर मतलब जो एवोगाड्रो नंबर, क्या एवोगाड्रो मतलब बताता है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और n मेरा वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिनोट करता है। ठीक है, तो काइनेटिक गैस इक्वेशन मेरा क्या, काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होता है, काइनेटिक गैस इक्वेशन की अगर बात करो तो पीवी बाय पी इक्वल टू 1/3, पीवी इक्वल टू 1/3। ठीक है, 1/3 एम एन यू आर एम एस स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा काइनेटिक गैस इक्वेशन कहता है। ठीक है, और अगर मुझे पता है इसको पीवी को मैं किसके बराबर लिख देता हूँ, आरटी के बराबर 1/3 एम एन यू आर एम एस का स्क्वायर। क्या आरटी को मैं लिख सकता हूँ 2/3 इंटू 1/2 एम यू आर एम एस का स्क्वायर इंटू एन। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अब एक्चुअली में ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक एन को। यहाँ पे एन को एन माना मैंने, लेट एन को एन माना, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ गैस। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ गैस, यहां तक आपको चीजें समझ में आए। तो अगर मैं बात करूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 1/2 एम यू आर एम एस का स्क्वायर इंटू एन, ठीक है, is equal to 3/2 RT, 1 mole. This is the kinetic energy of 1 mole of gas. इसका मतलब kinetic energy per mole of gas, per mole of gas is equal to किसके बराबर होगा, 3/2 RT। देखो यहाँ से प्रूव भी हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आई बात समझ में? काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस को मैं क्या काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस भी लिख सकता हूँ। तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। आई बात समझ में? और एक बात और, हाँ, ये नेचर पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, ये पर मोल ऑफ गैस की बात है। अगर मैं बात करता हूँ लेट्स से ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस का क्या मैं लिख सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी पर मोल डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस का मतलब एक मॉलिक्यूल का कितना होगा, बाय जो मोल होंगे, काइनेटिक एनर्जी पर मोल डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3/2 RT डिवाइडेड बाय Na। 3/2 और T तो एज इट इज रहेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है, इज इक्वल टू 3/2 kT, 3/2
केटी, जबकि के क्या होता है मेरा बोल्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, बोल्जमैन कांस्टेंट, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। पीवी इक्वल टू एनकेटी जो मेरा फॉर्मूला आया था उसी से आया था, बोल्जमैन कांस्टेंट जिसको आर बाय एन होता है, और ये अप्रोक्सीमेटली होता है 1.38 इंटू 10 का पावर इंटू 10 का पावर -23 जूल पर केल्विन, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना, अगर पर मॉलिक्यूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करेगा तो 3/2 kT फॉर्मूला यूज होगा, और एक मोल की अगर वो बात करेगा तो 3/2 RT। सिंपल सा, अगर ग्रुप का एनर्जी एक गैस के सैंपल का पूछा, मतलब सैंपल मतलब इट्स अ ग्रुप, और वो अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं इसका मतलब 3/2 RT, और बोला सिंगल गैस मॉलिक्यूल का क्या होगा तो 3/2 kT। तो फॉर्मूला याद रखे, डेरिवेशन याद होना जरूरी नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं करनी है, हमें प्रिपरेशन करनी है आईआईटी जी और नीट की, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्पीड पॉजेस बाय गैसियस मॉलिक्यूल, स्पीड पॉजेस बाय गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का जो स्पीड आता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। देखो तीन टाइप के स्पीड होते हैं जो गैसेस मॉलिक्यूल, एक जैसे अब जैसे एक कंटेनर में जैसे मान लो 2 मोल है, तो 2 मोल मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल, मतलब 12 × 10⁻23, ठीक है, 12 × 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल होंगे। उसका सिंपल सा फंडा ये है अगर इतने गैसेस मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, अगर इतने गैसेस मॉलिक्यूल होंगे तो क्या आप कह सकते हैं कि सारे गैसेस मॉलिक्यूल की स्पीड सेम होगी? नहीं, हम कभी नहीं बोल सकते, ठीक है। हर गैस मॉलिक्यूल का अपना स्पीड होता है। हाँ, आप बोल सकते भाई कि इतने नंबर गैसेस मॉलिक्यूल का इतना स्पीड होगा, इतने नंबर का इतना होगा, इतने नंबर का, इट्स जस्ट प्रोबेबिलिटी। क्यों? देखो अभी मैंने आपको बताया इट्स नॉट एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, इट्स टोटली एंड टोटली मतलब दिमाग के ऊपर थी मैक्सवेल की। तो ये जितने भी बातें उसने बताई थी सब थ्योरेटिकल बातें, ठीक है, प्रैक्टिकली भी इनका कोई नहीं हुआ नहीं, लेकिन बट जो बताया उसने वो सही बताया, ऐसा नहीं कि गलत है वो, और आज हम इसी एजम्पशन को मान के चलते हैं। तो अब ऐसे समझो बात को कि जो जैसे मैं सपोज करूं, मैं बोल रहा हूं कि 15 लोग हैं, 15 लोग को मैं बोल रहा हूं 40 किलोमीटर दौड़ना है, जब 20 25 15 नहीं, आप 30 लोग मान के चलो। मैं सपोज करो आपने कभी शायद मूवी वगैरह में देखे हो तो आई डोंट नो कि आपने देखो मिलिट्री की ट्रेनिंग करवाते हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग के ग्रुप में देखो लोगों को दौड़वाते हैं, तो कुछ लोग एकदम फास्ट दौड़ते हैं और जो आगे रहते हैं, कुछ लोग बिल्कुल स्लो दौड़ते हैं, और जो मैक्सिमम जो बीच में रहते हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा जो ग्रुप रहता है, मतलब जो मैक्स एक ग्रुप में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स का जो रहता है स्पीड, वो ऑलमोस्ट सेम मानी जाती है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी वही है कि मतलब एक ग्रुप में जो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल जो स्पीड पोजेस करेंगे वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। मतलब किसी ग्रुप में कोई सबसे ज्यादा स्पीड पोजेस कर रहा हो तो कोई मॉलिक्यूल, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो स्पीड पोजेस करते हैं वही मैक्सिमम एमपीएस होते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। समझ में? 30 में से 20 लोग एक ही स्पीड से डालेंगे, बराबर। अब कोई मीखा सिंह है तो भैया हो सकता है 2-4 मीखा सिंह हो गए, कोई बहुत स्लो सिंह है तो स्लो सिंह तो भैया बिल्कुल स्लो दौड़ेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज मैक्सिमम पार्टिसिपेंट एक ही स्पीड से दौड़ते हैं, ठीक है, वही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी पोजेस्ड बाय maximum fraction of molecule, maximum fraction of molecule is known as VMP, ठीक है। हालांकि इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो फिलहाल मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। VMP जो होता है वो होता है √2RT/m, √2RT/m, ठीक है, 2RT/m। अगर मैं बात करूँ P, अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में लिखूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ √2P/D, ये फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे R की वैल्यू 3 ही, मैंने बोला हमारे जो जनरल वे में जो R की वैल्यू जो हम कंसीडर करते हैं वो 3 ही कंसीडर करते हैं। एक होता है 0.082, एक होता है 8.5
ठीक है, कैलोरी यूनिट में। तो 0.082 तो जो आइडियल गैस इक्वेशन जो होता है सिर्फ उसी में यूज करना। बाकी चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे स्पीड हो, तो आर की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आप क्या लोगे 8.314 या 25/3 या 25/3। तो आई बात समझ में। तो दिस इज योर वीएमपी, ठीक है। चलो नेक्स्ट की मैं बात करूं, सेकंड है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड मतलब क्या, जो ऑल मॉलिक्यूल का जो स्पीड होगा उसका एवरेज कर दो, एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो एवरेज ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर एवरेज ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर स्पीड is known as एवरेज स्पीड। ठीक है, वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा भैया, लेट v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn बाय n। ठीक है, अब इससे यहाँ से जो एग्जैक्ट फॉर्मूला आता है वो आता है v एवरेज इज इक्वल टू 8RT बाय पाई m, 8RT बाय पाई m। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, और v एवरेज को हम दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। RT बाय m को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं रिप्लेस कर सकता हूँ P बाय D से। ठीक है, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। अब कैसे, जिस बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आएगा तो इधर देख लो, D इक्वल टू क्या होता है PM बाय RT। ठीक है, तो RT बाय M को मैं क्या लिख सकता हूँ P बाय D। तो वही RT बाय M को कभी प्रेशर और डेंसिटी के फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, चलो थर्ड वन है आपका रूट मीन स्क्वायर। पहले मैंने सारे मॉलिक्यूल्स का स्क्वायरिंग कर दिया, हर स्पीड, हर सबके स्पीड को स्क्वायर कर दिया, उसके बाद उनका मीन कर दिया और उसका रूट ले लिया, उसी को रूट मीन स्क्वायर। और जैसे कि रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर स्पीड is known as VRMS। ठीक है, तो कुछ नहीं, VRMS कैसे निकाला होगा, पहले सबका स्क्वायर कर दिया, V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Vn का स्क्वायर। ठीक है, उसको मीन ले लिया, उसका n से डिवाइड कर दिया, फिर उसका क्या कर दिया, रूट कर दिया। यही क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर होता है। ठीक है, VRMS का फॉर्मूला हो जाता है, अगर मैं डायरेक्टली निकालूं तो ये हो जाता है √3RT बाय m, या ये हो जाता है √3P बाय D। आई बात समझ में। चलो अगर मैं एक जनरल वे में क्वेश्चन पूछूं कि इनमें से सबसे ज्यादा स्पीड कौन सी है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे ज्यादा है, एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा है, या रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। तो देखो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 8/पाई है, √2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी 1.414, क्योंकि RT बाई m सब में कॉमन है, तो ये वैल्यू 1.414 है। ठीक है, लेट RT बाई m की वैल्यू 1 है, लेट, तो VMP कितना आ जाएगा √2, ये कितना हो जाएगा √8 8/पाई मतलब कितना हो जाता है 3.14, लेट अप्रोक्स 3 मानो, 3 को 8 से डिवाइड कर दे तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 3 को 8 से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो अप्रोक्सीमेटली कितना आता है 3 2 6, 2 पॉइंट समथिंग, और उसका भी अंडर रूट, तो वो भी मेरे को लगता है वैल्यू कम नहीं आएगी। ठीक है, और ये डायरेक्ट √3 है, तो ऑब्वियस बात है ये वैल्यू सबसे ज्यादा है। इसका मतलब VRMS सबसे ग्रेटर वैल्यू होती है, फिर V एवरेज होती है, सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी होती है, सबसे स्मॉलर स्पीड VMP होता है। ठीक है, और एक बात और, इनकी रेशियो भी याद रखना, VMP is to V average is to VRMS।
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 इज टू √8/पाई, और इस टू में क्या लिख सकता हूँ, √3। ये डायरेक्ट डायरेक्ट जेई मेंस और नीट में पूछते हैं इसका रेशियो, डायरेक्ट कुछ भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके ऊपर और फिर इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, चलो कुछ 2 4 5 क्वेश्चन करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर, या मतलब जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल वाले क्वेश्चन के ऊपर, और कुछ स्पीड के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट आरएमएस, क्वेश्चन में एक साथ लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इफ एवरेज स्पीड ऑफ ए सैंपल, इफ एवरेज स्पीड ऑफ ए सैंपल of CH4, sample of CH4 at 327 degree Celsius, at 327 degree Celsius is X, then at what temperature average speed will be ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर एवरेज and most probable speed of, इसे बिट वाइज क्वेश्चन है, O2 at STP, सेकेंड है इथेन at 27 डिग्री सेल्सियस and 720 mm of Hg, थर्ड, ठीक है, O2 at 17 डिग्री सेल्सियस, फोर्थ, O2 if its density is 0.0081 gram per ml at 1 atm, okay. Fifth, O2 if 6.431 gram of its occupies
5 liter at 750 mm, ठीक है। सिक्स्थ O3 at 20 डिग्री सेल्सियस and 82 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज स्पीड एट T1 Kelvin and most probable speed and most probable speed at T2 Kelvin of CO2 gas is 9 into 10 to the power 4 9 into 10 to the power 4 centimeter per second. Calculate value of T1 and T2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, the average velocity of gas molecule is 400 meter per second. 400 meter per second. Calculate RMS. Calculate RMS. Calculate RMS. Calculate RMS. Calculate RMS velocity at same temperature. एक मिनट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड। कैलकुलेट RMS comma total and average kinetic energy in joule of molecule in 8 gram of methane at 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, ठीक है। चलो नाउ चलो, तो फर्स्ट सॉल्यूशन 1, ठीक है। कैलकुलेट आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस पर। बहुत आसान है। आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 3 RT बाय m बाय टेम्परेचर पर हम बोल रहे हैं पता खत्म बात 3 into 8.3, तो इसको 25/3 ले लो, काम करो 25/3 into टेम्परेचर कितना है 300, क्योंकि टेम्परेचर मतलब केल्विन में यूज करना, डिवाइडेड बाय मोलर मास, बट दिस और दिस कैंसिल। इसको लेट इट बी, इसको मैं 30 कर लेता हूँ अप्रोक्सीमेशन। तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा 10 टाइम्स, मतलब √250 मतलब 25, मतलब इक्वल टू 5√10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन मेरा आंसर है, आप एग्जैक्ट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। सॉल्यूशन 2 की अगर मैं बात करूँ
सॉल्यूशन 2 में क्या बोला, इफ एवरेज ऑक्सीजन ऑफ अ गैस सैंपल ऑफ CH4 एट 327 डिग्री सेल्सियस इज x, देन व्हाट टेंपरेचर, किस टेंपरेचर पे एवरेज स्पीड 3x होगी। ठीक है, पहले तो मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो भैया क्या बोल रहा है, इफ एवरेज स्पीड ऑफ CH4 इज 3x, ओके, V एवरेज 1 इज इक्वल टू क्या होगा 3RT, मतलब 327 कितना होता है, 327 प्लस 273, 6 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, V एवरेज 2 किस टेम्परेचर पे ये दोगुना हो जाएगा, ठीक है, मुझे नहीं पता। तो लेट इट बी V एवरेज 2 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ V एवरेज 1 से, तो ये कितना हो जाएगा 3R इंटू 600 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू ऊपर 16 बाय 3R इंटू T। ठीक है, सबको स्क्वायर रूट में ले लो, लेटेड में सबको स्क्वायर रूट में, तो 16 कैंसिल, 3R कैंसिल, तो V एवरेज 2 कितना है 3x है, और V एवरेज 1 कितना x है, और ये कितना आ जाएगा 600 बाय T, x कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड 9 इक्वल टू 600 बाय T, तो T बराबर क्या आ जाएगा 600 बाय 9 केल्विन, मतलब 3 2 जा 3 जा सॉरी, और 3 2 जा मतलब 2200 बाय 3 केल्विन आ गया। ठीक है, ये सेकंड का आंसर था। चलो ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है होमवर्क, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, हिंट में दे देता हूँ आपको, ठीक है, एक मिनट, डोंट वरी, सबके मैं हिंट दूंगा पर सॉल्व आपको करना है। ठीक है, अब क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वगैरह सब तो टेम्परेचर और मोलर मास पे डिपेंड है। यहाँ पे मोलर मास कितना हो जाएगा 32, टेम्परेचर कितना हो जाएगा 273 केल्विन, तो डायरेक्ट तीनों आंसर आ सकते हैं। ये होमवर्क आपको मुझे सॉल्व करके दिखाना है, जैसे लेक्चर खत्म होगा आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो। तो √3RT/m और T/m का रेशियो आपको पता चल गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर तो इतना दिया हुआ और प्रेशर इतना दिया हुआ, क्या प्रेशर का रूल है, प्रेशर का रूल है, लेकिन कब, जब डेंसिटी पता, जब डेंसिटी नहीं पता है तो आप प्रेशर को कोई कारण नहीं। टेम्परेचर पता है 300 केल्विन इथेन का, सॉरी टेम्परेचर 300 केल्विन है और मॉलिक्यूलर मास कितना है C2H6 मतलब 30, तो इसकी यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा 300 केल्विन सेकंड के लिए, और मोलर मास हो जाएगा कितना 30। ठीक है, तो आ जाएगा तीनों स्पीड आ जाएंगी सेकंड वाले ऑप्शन के। O2 का टेम्परेचर डायरेक्ट दिया हुआ, डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि O2 इट्स डेंसिटी इज इतना एट 1 ATM। देखो अब यहाँ पे थोड़ा यूनिट का कन्वर्जन है, यहाँ ग्राम पर ml सीजीएस यूनिट में और ATM किस में यूनिट है, ऐसा यूनिट में, तो दोनों को आपको सीजीएस में ले जाना पड़ेगा, या तो आप इसको SI में कन्वर्ट कर दो और या तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर दो, इसमें सीजीएस में। तो इसको एक काम करो, इसको आप mm of Hg 765 mm Hg करना, इसको डिवाइड करें, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, if 6.431 ग्राम occupies 5 लीटर at 750। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने चालाकी क्या की है, यहाँ पे उन्होंने डेंसिटी नहीं दी है, तो D इक्वल टू आपको क्या करना पड़ेगा PM/RT। ठीक है, नहीं, तो यहाँ पे आप ये भी नहीं यूज कर सकते, सॉरी, आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर निकालना पड़ेगा PV इक्वल टू nRT से। ठीक है, प्रेशर पता है, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल्स कितना हो जाएगा 6.431 ग्राम को 32 से डिवाइड करना, मोल्स पता चल गया, टेम्परेचर पता चलेगा तो 3RT/m अगेन, मतलब टेम्परेचर पता चले तो मोलिकुलर मास पता ही है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। सेम इसमें भी हमको करना है, टेम्परेचर दिया हुआ है O3 है, प्रेशर से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये ओवरऑल था, और आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। यहाँ पे काम करना पड़ेगा, फिर आपको डेंसिटी निकालो, PM/RT करो, डेंसिटी आएगा तो P/D का रेशियो उतना करने की जरूरत नहीं है, टेम्परेचर दिया आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं जैसा डेंसिटी निकालो, जरूरत नहीं है, टेम्परेचर पता है, मोलिकुलर मास पता है, काम खत्म, पैसा वसूल यही करना। ठीक है, एक मिनट में सोल्व करना। सॉरी थोड़ा पानी पी लेता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
the average speed at T1 Kelvin and the most probable speed at T2 Kelvin, ठीक है, of CO2 गैस इज इतना। तो एक बात ऑब्जर्व करो, सॉल्यूशन अगर मैं 4 की बात करूं, किसकी बात करूं, सॉल्यूशन 4 की, तो आप ये चीज ऑब्जर्व करो कि एवरेज स्पीड T1 केल्विन पे और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड T2 केल्विन में CO2 गैस सेम है। इसका मतलब दोनों स्पीड क्या दिया, सेम दिया हुआ, मतलब V एवरेज at T1 of CO2 is equal to दिया हुआ V MPS at T2 of CO2। दोनों का स्पीड को क्या भैया बराबर है, ठीक है। मुझे निकालना है T1 और T2 की वैल्यू, ठीक है। V एवरेज आपको कितना होता है भैया, V एवरेज होता है 8/5 RT1/44, ये हो जाता है 8/5, नहीं V MPS होता है 2RT2/44, 44 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, RRV क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन अगर मैं T1/T2 का रेशियो की बात करूं, √T1/T2 की, तो ऊपर चला जाएगा 2π/8 मतलब 4, ये हो जाएगा π/4, ठीक है। VMT है ना, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट T2 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ से T1 T2 का मुझे रेशियो पता चल गया, π/4 के बराबर है, ठीक है। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ दोनों तरफ, तो T1/T2 किसके बराबर हो जाएगा, π/4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और मुझे पता है, अब मुझे पता है कि अगर मैं बात करूँ VMPS of CO2 at T2 केल्विन, कितना दिया हुआ, 9 × 10 का पावर 4, 9 × 10 का पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसको मीटर पर सेकेंड में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 10 का पावर 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना, गैस स्टेट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको ये चीज बहुत ध्यान में रखनी पड़ेगी, लाइक यूनिट बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला कितना होता है, √2RT2/m इज इक्वल टू 9 × 10 का पावर 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2R, अच्छा एक काम करो, मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 × 25/3, ठीक है। T2 मुझे निकालना है, मॉलिक्यूलर मास 44 हो जाएगा, इज इक्वल टू 81 × 10 का पावर 4। तो यहाँ से जो भी T2 की वैल्यू लेट अल्फा आई, यहाँ पे पुट करो T2 को, और अल्फा से जो T1 होगा वो π/4 टाइम्स ऑफ अल्फा हो जाएगा। तो ऐसे हम T1 और T2 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसको भी हम देख लेंगे। चलो, the average velocity of gas molecule is 400 meter per second. Calculate RMS value. इस क्वेश्चन मैंने डिलीट कर दिया ना, ओके। छठा क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, ठीक है। इस क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। ओवरऑल आइडिया जरूर दे दूंगा मैं उसको, उसके बारे में। अरे क्वेश्चन मेरे पास है, डोंट वरी, मैं दोबारा लिखूंगा नहीं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज 400 मीटर, कैलकुलेट आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द सेम टेंपरेचर, ठीक है। वी एवरेज आपको कितना दिया हुआ है, 8RT/πm, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे वी एवरेज कितना दिया हुआ, 400 मतलब ये हो जाएगा 8/5 अंडर इंटू क्या RT/m मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसका मतलब RT/m, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर बोला उसने। अरे ऐसा RT/m तो कॉमन ही रहेगा RMS में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 400 इंटू π/√8। व्हाट इज द RMS स्पीड, RMS स्पीड हो जाएगा आपका √3RT/m, इसका मतलब ये हो जाएगा √3 इंटू 400 इंटू √5/8। Solve this question, solve this numerical, you will get your directly answer, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 102 था, कैलकुलेट द RMS
RMS speed, total and average kinetic energy in joule of the molecule in 8 ग्राम मीथेन at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर आपको लेट इट बी कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ आपको 300 केल्विन, आर की वैल्यू हो जाएगी 8.314 जूल पर मोल केल्विन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर मैं Vrms की बात करूं, Vrms की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 3RT/m, मतलब ये हो जाएगा 3 इंटू 8.314, टेम्परेचर 300, मीथेन का होता है CH4 मतलब 16, तो अप्रोक्सीमेशन जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आता है 6.84 मीटर पर सेकेंड। कितना आता है 6.84 मीटर पर सेकेंड। उसने क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पर मोल ऑफ गैस की बात करूं मैं, काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस, पर मोल ऑफ गैस को मैं क्या लिख सकता हूं 3/2 RT, आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, सेकंड अगर अगर लेकिन 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 देखो यहाँ पे पर मोल ऑफ गैस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में CH4 का मास मोल्स कितना है, एक्चुअल में CH4 का मोल्स इतना है, एक मोल का इतना है, तो काइनेटिक एनर्जी पर हाफ मोल ऑफ CH4 कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो 3/4 RT, मतलब 3/4 8.314 इंटू 300, ये जो भी कैलकुलेट करेगा ये निकालिए, पर मोल की बात है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पर मॉलिक्यूल की, किसकी बात करूं मैं, पर मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल की बात करता हूं मैं, तो उसका कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी पर मोल को डिवाइड कर दो आप किससे, एवोगाड्रो नंबर से, किससे बात डिवाइड कर दो, एवोगाड्रो नंबर से, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही वैल्यू आएगी, मतलब दिस इज नथिंग बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, तो सॉरी मैं मिस्टेक, यही एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। कभी कभी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को भी हम इस तरीके से, ये जो काइनेटिक एनर्जी मैंने बोला ना, इज नथिंग बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मोल ऑफ हाफ मोल ऑफ गैस। ठीक है, और उससे रूट मीन क्या निकल गया, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकल गया। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। ठीक है, जो भी एवरेज आया कितना आया 3/2 RT, 3/2 RT को किससे मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, तो हाफ मोल था इनटू एवोगाड्रो नंबर, ये टोटल मॉलिक्यूल हो जाएंगे। और एक मॉलिक्यूल का कितना आता है, एक मॉलिक्यूल का आता है 3/2 kT आता है, सॉरी माय मिस्टेक, एक मिनट काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा, ये जो भी आएगा इसको मैं एवोगाड्रो से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो 3/4 kT, क्योंकि R की वैल्यू को अगर मैं डिवाइड करता हूँ Na से, सेम वैल्यू को अगर मैं Na से डिवाइड करता हूँ तो kT आ जाएगा। तो ये एक मॉलिक्यूल का इनटू मैं क्या कर रहा हूँ 1/2 हाफ इनटू Na, इस तरीके से मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा था RMS वगैरह। ठीक है, और फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो चालू करते हैं उसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है हमारा मॉलिक्यूलर कोलिजन। ठीक है, मॉलिक्यूलर कोलिजन मतलब क्या होता है, देखो पहले मैं लिख देता हूँ, मोस्ट ऑफ द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल, मोस्ट ऑफ द कोलिजन between molecule happens
when they are moving they are moving they are moving perpendicular to each other. When they are moving perpendicular to each other, all the collision are perfectly इलास्टिक. ऑल द कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है. अब देखो मॉलिक्यूलर कोलिजन का मतलब क्या होता है. तो मॉलिक्यूलर कोलिजन के भैया आपको जैसे बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में क्या बताया मैक्सवेल ने कि एक सेकंड में जो कितने मैक्सिमम कोलिजन हो सकते हैं बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल. ठीक है. ये एक सेकंड में टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने होते हैं. ठीक है. अगर आप ऐसा गैस सैंपल लेते हो तो. ठीक है. चलो ठीक है. तो इसमें कुछ दो तीन बातें आपको याद रखनी थी. एक तो कोलिजन हेड ऑन कोलिजन नहीं होगा. कोलिजन अगर एक गैस मॉलिक्यूल यहां से आ रहा है तो एक गैस मॉलिक्यूल यहां से आएगा. मतलब परपेंडिकुलर कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन नहीं होगा. दूसरा कोलिजन अगर जैसे जैसे दूसरा जंक्शन क्या वो भी मैं आपको भी बता दे रहा हूं. लेट अस कंसीडर अ मॉलिक्यूल of diameter sigma, collision diameter, moving with speed u average. किस स्पीड से जा रहा है? u एवरेज की स्पीड से. लेट ये मॉलिक्यूल है जिसका डायमीटर सिग्मा है. इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है? सिग्मा है. अब मान लेते तो ऐसा ही मॉलिक्यूल इसके ऊपर भी होगा, उसके नीचे भी एक ऐसा ही मॉलिक्यूल होगा. ठीक है. अब आपको दूसरा जंक्शन क्या मान के चलना है? पहला जंक्शन तो ये मान के चलना है कि भैया ये जो मॉलिक्यूल होगा हेड ऑन कोलिजन नहीं होगा. ठीक है. ये मॉलिक्यूल ये कोलिजन होगा परपेंडिकुलर. ठीक है. अब दूसरा जंक्शन ये मान के चलना है कि ये मान लेता हूं कि सिर्फ ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो यू एवरेज के साथ जा रहा है. बाकी सारे मॉलिक्यूल क्या है? बाकी सारे मॉलिक्यूल रेस्ट पे है. तो बस कुछ नहीं. अगर मुझे एग्जैक्ट ये पता चल गया तो बाकी को मैं क्या कर लूंगा? रिलेटिव स्पीड के आपने रिलेटिव स्पीड का फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा ही हो. बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स, प्योर पार्ट ऑफ फिजिक्स. जिस बच्चे को अगर अभी नहीं भी समझ में आएगा तो डोंट वरी, ये सेम चीज आप फिजिक्स में पढ़ोगे क्योंकि ये आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नरेंद्र अवस्थी में दिए हुए हैं. आपको पता होना चाहिए. अगर थोड़ा थोड़ा आपने 30-40% भी यहाँ पे समझ गए तो बाकी चीजें आप फिजिक्स में अच्छे डिटेल में समझ जाओगे. बट समझ एक्चुअली बस मैं आपको ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है. पहला जंक्शन अलोंग द परपेंडिकुलर कोलिजन होगा. दूसरा एक रेस्ट पे एक मॉलिक्यूल स्पीड यू एवरेज के साथ चल रहा है तो बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? रेस्ट हो जाएंगे. तो उससे हम क्या करेंगे? ये रिलेटिव स्पीड के तरफ उनके कोलिजन निकाल सकते हैं. ठीक है. अब ये मान के चलो कि इस जो मान लो ये जो लेंथ है, इस लेंथ के आप एक इमेजिन करो कि इस तरीके का जो वॉल्यूम है, सिलेंड्रिकल वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम वो स्वेप्ट कर रहा है अपने साथ. ये वॉल्यूम क्या कर रहा है? स्वेप्ट कर रहा है, मतलब साफ कर रहा है. मतलब मैं अगर ऐसे जा रहा हूँ, अपने हाथ फैला के मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मेरे मतलब मैं ऐसे बाहर फैला के जा रहा हूँ. अब ये वॉल्यूम सिर्फ मेरे लिए ऑक्यूपाई कर दिया मैंने. अब मेरे इस वॉल्यूम में जो भी मेरे सामने आएगा मैं सबको टक्कर मारते जाऊंगा. तो वही क्या है, इस इतना वॉल्यूम सिलेंड्रिकल वॉल्यूम पूरे कंटेनर में से स्वेप्ट कर देना, मतलब ऑक्यूपाई कर रहा अपने कोलिजन के जैसे. यही बात समझ में. तो अगर मैं बात करूं तो ये वाला कितना हो जाएगा? पाई सिग्मा स्क्वायर. क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा? पाई सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. तो वॉल्यूम देखो, क्योंकि ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है? मीटर पर सेकेंड में लेंथ है. कैसे? क्योंकि यू एवरेज आपको क्या देगा? मीटर पर सेकेंड है ना. ठीक है. और ये एरिया इतना ही तो डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस का जो है इतना ही स्पीड तो यू एवरेज का है. मतलब ये जो लेंथ है ये किस लेंथ दिया हुआ? मीटर पर सेकेंड लेंथ में. भैया यू आप ऐसा समझिए, यू एवरेज क्या है? यू एवरेज जो है लेंथ पर सेकेंड, मतलब इतना ही डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा इस स्पीड के साथ. तो लेंथ बराबर क्या हो जाएगा? तो मैं लिख सकता हूँ ना लेंथ को पर सेकेंड लेंथ लिख सकता हूँ मैं यू एवरेज को. वॉल्यूम स्वेप्टेड पर सेकेंड, वॉल्यूम स्वेप्टेड पर सेकेंड क्या हो जाएगा? पाई सिग्मा स्क्वायर इनटू यू एवरेज. इसलिए यही डिस्टेंस है,
इस स्पीड के साथ मान लो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये डिस्टेंस को मैं यू एवरेज के साथ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। हाँ भले पर सेकंड में आएगा वो अलग बात है, लेकिन कर तो सकता हूँ ना मैं इसके साथ। आप समझो ना, ये मीटर पर सेकंड है, लेंथ क्या है मेरा मीटर पर सेकंड और इनटू एरिया, तो मतलब ये क्या होगा वॉल्यूम पर सेकंड आपको देगा ना। ये आई बात समझ में? तो एग्जैक्ट आपको समझ में, एरिया इनटू लेंथ को मैंने स्पीड के रिप्रेजेंट में फॉर्म कर दिया, मतलब मीटर पर सेकंड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो मेरा वॉल्यूम भी किस फॉर्म में आएगा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम मतलब पर सेकंड के फॉर्म में आएगा। ठीक है, और लेट n स्टार represent number of molecule present per unit volume। ठीक है, n स्टार मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस वॉल्यूम में, इस टोटल वॉल्यूम। अब एक एजम्पशन हो रहा है, देखो जो बताना भूल गया था, अगर मान लो कोई गैसेस मॉलिक्यूल का सेंटर इस सिलेंडर के अंदर आ रहा है तो वो परपेंडिकुलर कोलिजन करेगा, लेकिन अगर सिर्फ उस गैसेस मॉलिक्यूल का सेंटर ऊपर आ रहा है तो वो सिर्फ टच करके जाएगा। ठीक है, एक एजम्पशन ये भी है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर इस वॉल्यूम में अगर कोई गैस मॉलिक्यूल का सेंटर अंदर आ रहा है तो वो पूरा हेड ऑन मतलब हेड ऑन नहीं परपेंडिकुलर कोलिजन करेगा, लेकिन अगर किसी गैस मॉलिक्यूल का सेंटर बाहर है तो उसके सिर्फ स्टिक करेगा, मतलब टच करके जाएगा। टच करना भी कोलिजन ही हम मानते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अब जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो सारे के सारे जितने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट है, इसका मतलब हर मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा। तो क्या मैं हर मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ कोलिजन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? बिल्कुल रिप्रेजेंट कर, जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उतने इसके साथ कोलिजन। इसका मतलब मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को नंबर ऑफ कोलिजन से रिप्रेजेंट कर दूं। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज इनटू n स्टार। ठीक है, तो ये मेरा टोटल वॉल्यूम था, इसमें टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम इस पर यूनिट वॉल्यूम में इतने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, तो इतना ही कोलिजन भी होगा इसके अंदर। आई बात समझ में? अब समझो बात को, एक स्पीड यू एवरेज से यहाँ जा रहा है और एक मॉलिक्यूल यू एवरेज के साथ यहाँ आ रहा है, तो ये जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ यू एवरेज। कितना हो जाएगा, अंडर रूट टू ऑफ यू एवरेज। कितना हो जाएगा, अंडर रूट टू ऑफ। यार आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ाई होगा ये सब चीजें, तो ये सब चीजें मैं भी यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मैं बात करूँ ये तो n मॉलिक्यूल का है, मुझे सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल का अगर बताना तो क्या होगा, तो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल। लेट उसको मैंने Z1 से रिप्रेजेंट किया, किससे रिप्रेजेंट किया, Z1 से। ठीक है, तो अब मान लो सपोज करो ये जो कोलिजन होगा, मतलब एक यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ से जा रहा है, तो सिंगल मॉलिक्यूल का कितना रिप्रेजेंट करूंगा मैं, रूट टू एवरेज से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, Z1 बराबर हो जाएगा रूट टू पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज एन स्टार, तब आप सिंगल मॉलिक्यूल में यू एवरेज नहीं लोगे, सिंगल मॉलिक्यूल का स्पीड कौन सा होगा, रूट टू होगा। कितना होगा, रूट टू होगा। यहाँ पे जो हम, क्योंकि यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ कोलिजन बाय ऑल मॉलिक्यूल, तो देखो सिंगल मतलब नंबर ऑफ जो कोलिजन एक मॉलिक्यूल के द्वारा होगा। देखो एक मॉलिक्यूल के द्वारा कितना हो सकता है, ये एक मॉलिक्यूल ऐसे भी टकरा, तो रिलेटिव स्पीड में लूंगा। ठीक है, क्योंकि यू एवरेज हमेशा ऐसे जाएगा ना, तो सिंगल मॉलिक्यूल कितने स्पीड से जाएगा, सिंगल मॉलिक्यूल रूट रिलेटिव स्पीड की अगर मैं बात करूं, तो सिंगल मॉलिक्यूल का आप जो मतलब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल, कहने का मतलब जो एक मॉलिक्यूल के द्वारा जो नंबर ऑफ कोलिजन होगा उसमें स्पीड आप यू एवरेज नहीं ले सकते, क्योंकि तब आप सिर्फ और सिर्फ
रिलेटिव स्पीड लोगे। अभी हमने क्या लिया था, इनका हेड ऑन कोलिजन का स्पीड लिया था, जो तब हमने क्या लिया था, तब ये था मेरा नंबर ऑफ कोलिजन एक सेकंड में इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं अगर सिंगल का, तो सिंगल का आप रिलेटिव स्पीड यूज कर दोगे, ठीक है। नहीं भी आ रहा तो प्लीज एटलीस्ट फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट मेरा यही रहेगा, एटलीस्ट रिमेंबर फॉर्मूला, एटलीस्ट रिमेंबर। कुछ भी नहीं समझ में आए ना तो फॉर्मूला ही वो डायरेक्ट पूछता है, आई बात समझ में। तो एक सिंगल मॉलिक्यूल का इतना है, तो सिंगल मॉलिक्यूल इसको हम लोग Z11 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होता है, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज n स्टार। टोटल वाले को मल्टीप्लाई कर दूंगा n स्टार से, n स्टार क्योंकि ये सिंगल मॉलिक्यूल का कोलिजन है, तो ऐसे कितना मॉलिक्यूल है, n स्टार कोलिजन है, इसका मतलब ये होगा कि Z11 बराबर होगा √पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज n स्टार। आई बात समझ में, ये टोटल नंबर ऑफ कोलिजन है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, समझो बात को, अगर एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो ये मॉलिक्यूल इससे टकरा रहा है, ये मॉलिक्यूल इससे टकरा रहा है, तो ऐसा हम बोलेंगे हम दो कोलिजन मान रहे हैं, ये भी एक कोलिजन है, ये भी एक कोलिजन, बट एक्चुअल में क्या है, ये एक ही कोलिजन है। अभी मैंने किसकी बात करी, हर मॉलिक्यूल से जब टकराएगा तो अलग अलग कोलिजन हमने माना, ये भी एक अलग कोलिजन, ये भी अलग कोलिजन, बट कोलिजन का मतलब क्या था, दो मॉलिक्यूल एक साथ जब टकराए, ठीक है। मतलब बाइपोलर, बाइमोलिकुलर कोलिजन की बात करें, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बाइमोलिकुलर कोलिजन की। तो टोटल नंबर ऑफ बाइमोलिकुलर कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, जितने भी कोलिजन है उसको 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमने सिंगल सिंगल माना ना, तो जितने भी होंगे 2 से डिवाइड कर दो, वो आपका बाइमोलिकुलर कोलिजन हो जाएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 2 से, तो 1/√2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज n स्टार, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली आपका फॉर्मूला बनता है कोलिजन का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका मीन फ्री पाथ, ठीक है, मीन फ्री पाथ लैम्डा। मीन फ्री पाथ देखो, एक बार ये ऐसे टकराया, फिर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल यहाँ से टकराया, फिर ये यहाँ जाके दूसरे मॉलिक्यूल से टकराया, तो दो कोलिजन में जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन, जो वो एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसी को मीन फ्री पाथ कहते हैं, ठीक है। इट इज द एवरेज डिस्टेंस, इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अच्छा एक बात और, नीट वालों से ये मेरे दरख्वास्त था, अगर आप इसको छोड़ भी देते हो कोई इशू नहीं, नीट में कभी क्वेश्चन पूछे नहीं गए इनके ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर भी शौक है एम्स वगैरह देने का, तो बस आप इनके फॉर्मूला याद रखिए, डेरिवेशन वगैरह आपके लिए बहुत कभी इंपॉर्टेंट था नहीं, और इससे क्वेश्चन नीट में कभी नहीं आएंगे, ठीक है। इससे पहले वाले पार्ट आपके नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट पूरा आप नीट वाले छोड़ सकते, बट जेईई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय आ पूरे गैस स्टेट में सिर्फ यही टॉपिक में थोड़ा डिफरेंस आता है जेईई नीट में, बाकी ऑलमोस्ट हर टॉपिक सेम है जेईई के लिए यहाँ पे, ठीक है। पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर सेकेंड, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या करूँ, नंबर ऑफ कोलिजन बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल पर सेकेंड, ठीक है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल पर सेकेंड, नंबर ऑफ कोलिजन एक सिंगल मॉलिक्यूल के द्वारा होगा, वही मेरा क्या होगा, लैम्डा, ठीक है। तो एवरेज डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूँ, यू एवरेज, है ना, यू एवरेज हो गया ना मेरा, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल, यही तो एवरेज डिस्टेंस था, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल पर सेकंड मतलब यू एवरेज, ठीक है, और डिवाइडेड बाय
ये कितना हो जाएगा √2, अभी हमने निकाला ना √2 सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज इनटू एन स्टार, ठीक है। ये और ये कैंसिल, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार, ठीक है। और मुझे पता है इसका मतलब लैम्डा जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा एन स्टार। ये तीनों क्या है मेरे कांस्टेंट है, बट एन स्टार कांस्टेंट नहीं है। तो आपको कल मैंने एक इक्वेशन बनाया था P इक्वल टू एन स्टार के टी, इसका मतलब होगा P/T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्टार, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/T लिख सकता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे। इसका मतलब लैम्डा 1/λ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा T1/P1 इंटू P2/T2। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रेशर पे ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो ये लैम्डा भी जो मीन फ्री पाथ जो अगर होगा वो इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो तो यहाँ आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी चीज़ें कल करेंगे। आई होप सो, प्लीज़ इट्स माय रिक्वेस्ट, फिर भी नहीं समझ में आता एटलीस्ट फॉर्मूला याद रखिए, बाकी कुछ याद नहीं रख सकते।